वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा CSI नेट मैथमेटिक्स 2020 दिसंबर में जो पार्ट सी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं। जो पार्ट बी के क्वेश्चन थे वो हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके, ठीक है। आज हम उसी सेक्शन के जो पार्ट सी है, उसी पेपर के पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 4.75 मार्क्स के हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट x be a finite dimensional inner product space over C and let T is a linear transformation from the set of x to x, then which of the following statement are true? First option is says that T is unitary, this implies that T is self-adjoint, and second is T is self-adjoint implies T is normal, and T is unitary, this implies that T is normal, and the fourth option, the last option is T is normal, this implies T is unitary. Now this is the basic these are the basic properties of a matrix. The unitary matrix T is unitary. If T is unitary, ठीक है, unitary, then we know that unitary properties A transpose is equal to A transpose A is equal to the identity matrix if the order of if A is a square matrix, ठीक है, and the A स्टार रिप्रेजेंट द ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट को शो करता है। तो दिस इज द यूनिटरी, ठीक है। सेल्फ एडजॉइंट हमारे पास क्या होती है, जिसमें A स्टार A के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, सेल्फ एडजॉइंट इफ A स्टार इज इक्वल टू A। एंड द नेक्स्ट इज नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है, T इज नॉर्मल, इसे इट इम्प्लाइज दैट A स्टार, ठीक है, इज इक्वल टू A स्टार A। ये नॉर्मेलिटी की कंडीशन होती है, ठीक है। तो जस्ट ये प्रॉपर्टीज उसने यूज की हुई है। यूनिटरी नॉर्मल क्या होती है, सेल्फ एडजॉइंट क्या होती है। अब देखो ये इम्प्लीकेशन पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन सी स्टेटमेंट दूसरे को इम्प्लाई करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट में बोलता है कि टी इज यूनिटरी। अगर ये हमारे पास कंडीशन है तो ये कंडीशन होनी जरूरी है कि ए का जो स्टार है वो एक वाला जाए, ठीक है, ए का स्टार एक वाला जाए तो सेल्फ एडजॉइंट होगी। गिवन हमारे पास गिवन दैट टी इज यूनिटरी, ठीक है, टी हमारे पास की दी है यूनिटरी, दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू आई, एंड वी शो दैट टी इज सेल्फ एडजॉइंट। ओके, क्या हमारे पास टी सेल्फ एडजॉइंट बनेगी या नहीं बनेगी, इसके लिए हम कंसिडर करते हैं। इसके लिए मैंने कंसिडर कर लिया ए को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड दिस इज 1 प्लस आयोटा। सो फ्रॉम हेयर if we check this condition, this matrix is unitary or not, for this we check this condition A star is equal to A star A is equal to I. So for this we calculate A star is the transpose conjugate, so it's 1 by 2 1 minus iota 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये हमने कर दिया ट्रांसपोज कंजुगेट। अब इफ यू मल्टीप्लाई ए स्टार वी गेट ए की वैल्यू हमारे पास है 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसने मैंने कंबाइन करके यहाँ पे 1 बाई 4 लिख दिया। नाउ द वैल्यू ऑफ ए स्टार इज 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा and 1 plus iota and 1 minus iota. If we multiply these equation we get this into this, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a माइनस बी स्क्र माइनस बी स्क्र, तो इट्स 2 प्लस इट्स 2 अगेन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस इज ऑल्सो 0, तो ये हमारे पास 0 और ये 4 बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये, और ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली इफ यू कैन चेक ए स्टार ए इट ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल आ गई। दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी यूनिटरी मैट्रिक्स। लेकिन क्या हम यहाँ से चेक करेंगे कि क्या ये सेल्फ एडजॉइंट बन रही है, तो अगर ए स्टार किया मैंने इसके इक्वल आ गया विच इज नॉट इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है। यूनिटरी तो है लेकिन सेल्फ एडजॉइंट नहीं है, ठीक है। इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ए स्टार ए के इक्वल आ जाए उसको सेल्फ एडजॉइंट, या फिर इसको मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ। ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस काउंटर एग्जाम्पल से क्या हो गया रॉन्ग, ठीक है, ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सेकंड पे, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में उसने दे रखा है कि टी सेल्फ एडजॉइंट है, नॉर्मल बताना है, मतलब ये कंडीशन उसने दी हुई है, ये हमें प्रूव करनी है।
तो यहाँ से देखो ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, सेल्फ एडजॉइंट गिवन है, ठीक है, सेल्फ एडजॉइंट हमें गिवन है। तो यहाँ से करें तो ए स्टार, अगर ए स्टार ए के इक्वल आ गया तो ये नॉर्मल हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ से करेंगे तो ए, ठीक है, ए स्टार की वैल्यू क्या है, दोबारा ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉर्मल ऑल्सो। तो अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो नॉर्मल हो जाएगा। तो मतलब सेकंड का प्रूफ हमने दे दिया, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन में बोलता है वो टी इज यूनिटरी, ये गिवन है, दिस इंप्लाइज टी इज नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये यूनिटरी बोल रहा है वो, तो यूनिटरी है तो इसमें यूनिटरी में एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि ए स्टार ए ये इक्वल तो आने चाहिए, लेकिन किसके इक्वल आने चाहिए, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो अगर नॉर्मल क्या बोलता है कि ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तो यूनिटरी है तो नॉर्मल तो है ही, तो यहाँ से इसके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सिंपल डेफिनेशन से इम्प्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो भी ट्रू हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बोलता है टी इज नॉर्मल देन टी इज यूनिटरी, ठीक है, टी इज नॉर्मल देन टी इज यूनिटरी। इसमें हमारे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है, मान लो ये मैंने ए लेके मैट्रिक्स लेके कर दिया, उसने गिवन मैट्रिक्स क्या थे, टी दे रखी थी, तो आप ए की जगह टी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो फोर्थ ऑप्शन को कैसे करेंगे। फोर्थ ऑप्शन में क्या है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन में हमें नॉर्मल मैट्रिक्स गिवन है, मतलब टी इज नॉर्मल देन दिस इंप्लाइज दैट टी इज यूनिटरी। तो अगर वैसे तो देखो ये अगर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसको, अगर मतलब काउंटर एग्जांपल से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो इस नॉर्मल में ये इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। तो हम एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें ये इक्वल तो होंगे लेकिन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल नहीं आएगा। तो अगर ऐसा है तो टी नॉर्मल तो होगा, तो यूनिटरी होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर दिस वी कंसिडर द मैट्रिक्स टी इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा टू 4 प्लस 2 आयोटा। अगर मैंने ये मैट्रिक्स कंसिडर कर ली, सो फ्रॉम हेयर टी स्टार इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा 2 आयोटा टू 4 माइनस 2 आयोटा। सो फ्रॉम हेयर वी कंसिडर टी स्टार। अगर ये हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स टी 5 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा टू 4 प्लस 2 आयोटा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे टी स्टार से, 5 माइनस आयोटा 2 आयोटा 4 minus 2 iota. Now we multiply, we get 5 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इट्स 25 प्लस 1, ठीक है। और इसकी इससे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, फिर इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। फिर इससे करेंगे तो माइनस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस 1, तो इट्स माइनस 4। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 10 माइनस 2 आयोटा प्लस 8 आयोटा और माइनस 4। फिर इसकी इससे करेंगे तो 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस प्लस 4, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास होगा क्या, अब देखो इस मैट्रिक्स को हम लिखें तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4 6 माइनस 6 आयोटा, इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 6 आयोटा, इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24, ठीक है। लेकिन ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आया, ठीक है, ये बात नोट कर लो। फिर अगर आप ये हमारे पास टी स्टार आया, लेकिन अगर आप टी स्टार टी फाइंड आउट करोगे तो ये इक्वल इसके इक्वल आएगा। तो हमारे पास इस एग्जांपल से आप इजीली कंप्यूट कर सकते हो कि टी स्टार टी है वो टी स्टार के इक्वल है, लेकिन ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट टी इज नॉर्मल, टी नॉर्मल तो हो जाएगी मेरे पास, लेकिन बट यूनिटरी नहीं होगी, क्योंकि यूनिटरी में हमारे पास कंडीशन होती है कि जो इनका जो प्रोडक्ट है वो मस्ट बी ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो यहाँ से इस ऑप्शन से, इस काउंटर एग्जांपल से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। let t be a linear transformation from the Cn to Cn where n is greater than equal to 2. Suppose n की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 2 से बड़ी होगी। Suppose 1 is the only eigen value of t, then which of the following statement are true? ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, पार्ट सी के ही कर रहे हैं वीडियो में। तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो उसने बोला है
कि टी की पावर के है वो आई के इक्वल नहीं होगी किसी भी के की वैल्यू के लिए, ठीक है। सेकंड में बोलता है टी माइनस आई की पावर एन माइनस वन जीरो होगा हमेशा। थर्ड में बोलता है टी माइनस आई की पावर एन जीरो होगा, और इसमें बोलता है ई की पावर एन प्लस वन जीरो होगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में इफ वी कंसिडर टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर तुमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर कर ली, मान लो एन की वैल्यू तुमने 2 ले ली, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टी माइनस आई किसके इक्वल आ जाएगा 0 0 0 0। अब इसकी पावर तुम अगर के करोगे, यानी इसकी पावर कुछ भी कर लो 2 3 4 5, वो सारी क्या आएगी वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। सॉरी, सिर्फ टी की पावर करनी है हमें, ठीक है। तो अगर टी की पावर करोगे तो टी की पावर कुछ भी कर लो, यहाँ से टी की पावर 1, टी की पावर 2, टी की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन, वो सारी आई के इक्वल आएगी। तो ऐसे हमारे पास इनफाइनेटली के एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में बोलता है कि किसी भी के लिए टी की पावर के आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगी। तो इस ऑप्शन से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन का। हमें दे रखा है कि 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी। अगर टी की आइगन वैल्यू सिर्फ 1 है, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, और टी का हमने मान लिया ऑर्डर कितना है n क्रॉस n मैट्रिक्स का है, ठीक है। तो अभी यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास हो जाएगा देन आइगन वैल्यू ऑफ टी माइनस वन इज ऑल आर जीरो। तो इसके आइगन वैल्यू क्या होगी 0, बिकॉज हमारे पास रिजल्ट है, यहाँ पे रिजल्ट क्या यूज हुआ है यहाँ पे, अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा है, ठीक है, तो p ऑफ x कोई भी पोलिनोमियल है इन a में, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज वो हो जाएगी p ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से x माइनस वन आप मान सकते हो, अगर t की आइगन वैल्यू 1 है तो यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ t माइनस आई। तो दिस इंप्लाइज दैट ऑल आइगन वैल्यू ऑफ t माइनस आई आर 0। दिस इंप्लाइज दैट t माइनस आई इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स। एंड दिस इंप्लाइज दैट t माइनस आई, अब t का ऑर्डर n क्रॉस n है, तो t माइनस ऑर्डर का भी कितना हो जाएगा n क्रॉस n। और हमारे पास रिजल्ट है कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो अगर उसकी उतनी पावर करें, इसकी इतनी पावर करें, तो वो किसके इक्वल होगी, 0 के मैट्रिक्स के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और अगर हमारे पास दोनों तरफ t माइनस आई, अगर इसकी पावर n 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट t माइनस आई की पावर n प्लस वन भी क्या होगा 0। लेकिन हम यहाँ से ये नहीं ले सकते कि t माइनस आई की पावर n माइनस वन भी 0 होगा, ठीक है। n माइनस 1 0 नहीं होना, कोई ज़रूरी नहीं है। इफ़ वी कंसिडर t इज इक्वल टू, अगर हमने n की वैल्यू 2 ले ली और मैंने t को कंसिडर कर लिया 1 1 0 1, तो यहाँ से t माइनस आई करूँ मैं, तो वो आ जाएगा 0 1 0 0। और यहाँ से n की वैल्यू 2 है, तो इसकी पावर n माइनस 2, यानी 2 माइनस 1 1, लेकिन वो तो 0 के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग। और यहाँ से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर 3 एंड 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R4 to R4 with characteristic polynomial this and the minimal polynomial is this, then possible Jordan canonical form of t is this। ठीक है, ऐसा भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हर ईयर में एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछता है वो, ठीक है। तो हमें t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, R4 to R4, और हमें जो करेक्टरिस्टिक पोलोमियल है, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया Cx, वो हमें गिवन है x माइनस 2 रेज टू पावर 4, और जो मिनिमल पोलोमियल है उसको मैंने लिख दिया mx, जो हमें गिवन है x माइनस 2 की पावर 2। अब देखो सिर्फ Cx में सिर्फ x माइनस 2 फैक्टर आया है। दिस इंप्लाइज दैट 2 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ t एंड द ऑर्डर ऑफ t इज 4 क्रॉस 4, ठीक है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनानी है हमें। तो हमें पता है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे Cx मैंने एक फैक्टर के ले ली x माइनस एल्फा, ठीक है, अल्फा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। इसकी पावर मैंने ले ली Ri या फिर Di ले ली मैंने, ठीक है, D या Ai ले ली, ठीक है।
यहाँ पे मैंने एम एक्स लिख दी, एम एक्स लिख दी मैंने एक्स माइनस एल्फा रेज टू पावर बी आई, ठीक है। बी आई है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ए आई के, ये कंडीशन होनी चाहिए। फिर हमें जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनानी है वो ए आई, अगर मैंने एक फैक्टर लिया है तो ए आई इसका सम है, मतलब ए आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, या फिर ए बी ले लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, बिकॉज हमें ज़्यादा फैक्टर नहीं लिए। तो जो ए है वो इसके ऑर्डर के इक्वल होगा, तो ए की वैल्यू होगी एन, और इसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगी डी वन प्लस डी टू एंड अप टू सो ऑन डी एन, ठीक है, ये बनेगी। और जो इनकी कंडीशन है कि इनका सम है एन के इक्वल होना चाहिए, तो फिर एन इज इक्वल टू जो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो किसका होगा, जो मिनिमल पोलिनोमियल के कोरस्पोंडिंग जो फैक्टर होगा, ठीक है। दूसरा भी हो सकता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो मान लो 2 हो सकता है इसमें, ठीक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इस तरह हम इसको इसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे। अगर इसके कोरस्पोंडिंग है तो जो फर्स्ट जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा वो जे, ठीक है, D1 कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू अल्फा, ऐसे, ठीक है। फिर जे D2 अल्फा, इस तरह हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो हमारे पास मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, 4 क्रॉस 4 की, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 बिकॉज 2 इज द हाईएस्ट फैक्टर, ठीक है। D1 की वैल्यू हमने क्या मान ली, यहाँ पे D1 की वैल्यू मान ली हमने 2, ठीक है। D2 D3 किसकी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन एक 2 आ गई तो हमारे पास और कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक 2 आ गई तो और कितनी पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास यहाँ से 4 के पार्टीशन की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो हम यहाँ पे 2 + 2 लिख दे, या फिर यहाँ पे 2 + 1 + 1 लिख दे, तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर 2 + 2 लिख दिया तो हमारे पास J22 एक तो ये बनेगा, J22 एक ये बनेगा, तो जो 2 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे, ठीक है। और J22 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2201 ये होगी। अगर ये हमारे पास, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 2 + 2, तो इसके कोरस्पोंडिंग बनेगा 1 + 1 + 1, तो B या J12 J12, ठीक है, और J22, ठीक है, जिसकी वैल्यू ये रही। तो अगर इसके कोरस्पोंडिंग बनाए हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, तो वो बनेगी हमारे पास, ये बनेगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ J22, दिस इज द अगेन वैल्यू ऑफ J22। इसको मैं लिख सकता हूँ J22 0 0 J22 कोरस्पोंडिंग टू द पार्टीशन दिस, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड में देखें तो इसके कोरस्पोंडिंग लिखेंगे, तो इसके कोरस्पोंडिंग लिख सकते हैं हम J12 J12 J22 बाकी 0, और वो क्या है, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड है। दिस इज J12 और ये J22, तो सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा यहाँ से। थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा बिकॉज इसमें हमारे पास गिवन है J12 J12, लेकिन ऐसा हमारे पास 1 + 1 + 1 का कोई पार्टीशन नहीं आया, तो थर्ड नहीं होगा। और सिमिलरली ऐसा भी कोई पार्टीशन नहीं आया तो फोर्थ भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड इज द पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फॉर दिस मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. Let A be a matrix of order 3 × 3 MR whose entry is the set of real number, and let X is a set C belonging to GL3R. GL3R का मतलब क्या होता है, जिसमें सारी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, जिसमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। दिस इम्प्लाइज दैट C का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एंड सच दैट C इन्वर्स इज ट्रायंगुलर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आज ट्रू, ठीक है। इनमें से बताना हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इसके सोल्यूशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें x क्या गिवन है, x हमें गिवन है C मैट्रिक्स जो GL3R से बिलोंग करती है, सच दैट C इनवर्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ से हमें पता है जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is similar to a triangular matrix या any square matrix A is triangularizable, ऐसे ही बोल सकते हो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर इसको हम जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म जो क्या होती है C इनवर्स फॉर ए मैट्रिक्स C whose inverse is as exist, any square matrix A similar to a triangular matrix triangular over the field F
इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए या ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए या ऑल रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बिलोंग टू द फील्ड एफ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म या ट्रायंगुलाइजेबल कब होगी। ठीक है, अब देखो ए हमें जो मैट्रिक्स है वो कितने क्रॉस कितने गिवन है, 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो अब ये बोलता है फर्स्ट ऑप्शन देखो x नॉट इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के लिए मान लेते हैं कि लेट हमने ए मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0 0 -1 0 1 0। अब ये मैट्रिक्स है, यहाँ से देखो इसके अगर आप रो एक्लोन फॉर्म बनाओ तो यहाँ से तीनों में पिवट एलिमेंट आएंगे। दिस इंप्लाइज दैट ए का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आप ऐसे बोल सकते हो ए बिलोंगिंग टू GL3R। तो इसके कोरस्पोंडिंग अगर हमें ये बताना है कि x नॉट इक्वल टू 5 होगा, तो अगर मैं देखो इस रिजल्ट का यूज करूँ यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ए की आएगी 1 आयोटा माइनस आयोटा, और अगर ए की आइगन वैल्यू 1 आयोटा माइनस आयोटा आ गई, दिस इंप्लाइज दैट जो ए है वो ट्रायंगुलर नहीं होगी टू द फील्ड आर सेट ऑफ रियल नंबर, वो होगी हमारे पास ट्रायंगुलाइजेबल ओवर द फील्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज द टू आइगन वैल्यू ऑफ ए आर आयोटा एंड माइनस आयोटा विच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन x इज इक्वल टू 5। x में हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स C एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इंप्लाइज दैट x मस्ट बी 5। फॉर दिस काउंट एग्जाम्पल द स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, x का नॉट इक्वल टू 5 होना कोई ज़रूरी नहीं है, x 5 भी हो सकता है। उसके लिए आप a को ये कंसिडर कर लो, तो हमारे पास इस लॉजिक से हमारे पास x में कोई भी मैट्रिक्स C नहीं आएगी। ठीक है, बिकॉज a हमारे पास इस रिजल्ट का यूज करके हमारे पास जो f है वो हमारे पास यहाँ पे r है, लेकिन उसकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है, तो r के कोरस्पोंडिंग तो वो ट्रायंगुलाइजेबल नहीं होगी, तो वो किसके कोरस्पोंड होगी, c के कोरस्पोंड होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग, बिकॉज x में हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स c एग्जिस्ट नहीं करेगी। नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड में बोलता है इफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसने बोल दिया कि इफ x इज इक्वल टू 5। अब इसका उल्टा लेके चलो, x 5 है, मतलब इस मैट्रिक्स A के कोरस्पोंडिंग, इसके कोरस्पोंडिंग अगर आप A मैट्रिक्स लोगे तो A हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगी। ठीक है, या ट्रायंगुलाइजेबल होगी ओवर द फील्ड Q। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 5 देन वी कैन से दैट A इज ट्रायंगुलाइजेबल ठीक है ओवर C, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, ओवर C के कोरस्पोंडिंग ट्रायंगुलाइजेबल होगी। अब A का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, तो यहाँ से हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है ऑफ A इज ए क्यूबिक इक्वेशन आएगी हमारे पास। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन आएगी। वो फिर बोलता है देन A इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर C। थर्ड में बोलता है A इज डायगोनलाइजेबल ओवर C। ठीक है, अब देखो अगर x 5 है, ठीक है, अगर x उन्हें 5 ले रखा है, तो A किसके कोरस्पोंडिंग ट्रायंगुलाइजेबल होगी, ओवर C के। ठीक है, तो अब हमें पता है, और A की जो इक्वेशन है वो क्यूबिक होगी, तो क्यूबिक होगी यहाँ से, तो हमारे पास क्या होगा, देन 1 रूट मस्ट बी रियल। ठीक है, मस्ट बी रियल, तो एक रूट को हमेशा क्या होना पड़ेगा, इसका रियल होना पड़ेगा। और दोनों रूट क्या हो सकते हैं, वो भी रियल नहीं हो सकते, बिकॉज दो रूट अभी रियल नहीं हो सकते। रियल हो गए तो x नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा, लेकिन x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है यहाँ से, तो 2 रूट है वो हमारे पास कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गए। तो अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गए तो एक रियल रूट है, 2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। दिस इंप्लाइज दैट ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, और अगर ऑल आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी क्यों बोला, क्योंकि रूट हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ चुके हैं, तो ए डायगोनलाइजेबल हो गई। लेकिन सेकंड ऑप्शन में बोलता है कि ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग, और सेकंड रॉन्ग हो गया तो थर्ड हमारे पास क्या होगा, ट्रू हो गया। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है इफ x इज इक्वल टू 5 देन a हैज नो रियल आइगन वैल्यू, लेकिन हमारे पास बिकॉज ये तो सिंपल ऐसा है, हमारे पास ऑप्शन है अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 1 रूट मस्ट बी रियल, तो एक रूट को तो रियल होना ही पड़ेगा। लेकिन ये बोलता है कि if x इज इक्वल टू 5 देन a हैज नो रियल रूट, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया,
रॉन्ग हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज द ओनली 3 ऑफ पार्ट सी का क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। सो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। ओके, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन है तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेज दैट एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ सेम रैंक इन एन वेरिएबल ओवर आर आर आइसोमॉर्फिक। सेकंड में बोलता है एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ सेम रैंक इन एन वेरिएबल ओवर सी। ठीक है, इसमें बोलता है ओवर आर, इसे बोलता है ओवर सी आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, थर्ड में बोलता है हमारे पास एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन एन वेरिएबल ओवर सी आर आइसोमॉर्फिक, इसमें रैंक की उसने कोई कंडीशन नहीं दी। फोर्थ ऑप्शन बोलता है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन 4 वेरिएबल मे बी आइसोमॉर्फिक टू ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें ये डेफिनेशन या रिजल्ट पता होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ठीक है, ओवर आर, ठीक है, ओवर आर सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ठीक है, आर आइसोमॉर्फिक ओवर आर इफ दे हैव सेम रैंक एंड सेम इंडेक्स। ठीक है, दो कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, सेम रैंक होना चाहिए और सेम इंडेक्स होना चाहिए, या फिर आप ये बोल सकते हो और वी कैन से दैट सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर। ठीक है, सेम रैंक और सेम सिग्नेचर हो। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का, अगर उसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करो तो जो नंबर ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, एंट्रीज होती है डायगोनल पे, वो उसका क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो ये रिजल्ट होता है। और आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, सेकंड रिजल्ट, ये फर्स्ट रिजल्ट था, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर सी में क्या होता है कि हमारे पास टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ठीक है, आर आइसोमॉर्फिक ओवर सी, ठीक है, ओवर सी इफ दे हैव सेम रैंक। इसमें सिर्फ एक कंडीशन होगी हमारे पास कि रैंक सेम होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास एंट्री है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी, तो वहाँ से हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट होंगे। अब तक इन रिजल्ट से हम देखें ऑप्शन पे, एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सेम रैंक, ठीक है, सेम रैंक, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है ये। ठीक है, दोनों तरफ तो सेम रैंक है तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी इन एन वेरिएबल। ठीक है, तो एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सेम रैंक इन एन वेरिएबल ओवर सी आर आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन यहाँ पे उसने इंडेक्स की बात नहीं करी, सिर्फ रैंक से आप क्वाड्रेटिक फॉर्म का आइसोमॉर्फिज्म नहीं कह सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में बोलता है एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ सेम रैंक इन एन वेरिएबल ओवर सी, इसमें तो हमारे पास सिर्फ रैंक की कंडीशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, रैंक दोनों में सेम होना चाहिए, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सिंपल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड में बोलता है एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन एन वेरिएबल ओवर सी आर आइसोमॉर्फिज्म। विदाउट आपको रैंक को जाने आप ओवर सी को दो क्वाड्रेटिक फॉर्म को आइसोमॉर्फिक नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी हमारे पास डमी ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन है। फोर्थ में बोलता है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन 4 वेरिएबल मे बी आइसोमॉर्फिज्म टू ए आइसोमॉर्फिक टू ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल। मे बी वर्ड यूज किया है इसने, तो इसके लिए हम बना सकते हैं। मान लो हमारे पास मैट्रिक्स बना ली, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर इन 4 वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली। एक को मैंने ले लिया I4, यानी ये ले लिया मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने इस स्टेप से ले ली कि इसकी कैनोनिकल फॉर्म भी यही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका रैंक कितना आ जाएगा, ए का रैंक आ जाएगा 4। ठीक है, लेकिन उसने क्वाड्रेटिक आइसोमॉर्फिज्म ओवर आर ओवर सी की बात नहीं करी, उसको भी हम ऐसा एग्जांपल ले लेंगे कि ओवर आर कर जाए, और अगर आर कर गया ओवर तो सी तो कर ही जाएगा, सी के कोरस्पॉन्डिंग तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंडीशन है, इसमें हमारे पास कम कंडीशन है। और हमने मैट्रिक्स ले ली, मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म
क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल, ठीक है। 10 वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम मैट्रिक्स लें तो उसको मैंने ले लिया A इज इक्वल टू I4, ठीक है। और यहाँ से जो मैंने ले लिया वो 0 0 0 और मैट्रिक्स ले ली और इसका ऑर्डर 10 क्रॉस 10 है। I4 यहाँ से 4 क्रॉस 6 की ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, 4 क्रॉस 6 की और 6 क्रॉस 4 की हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, इसका रैंक भी कितना है 4 है, इसका रैंक भी कितना है 4 है। देन दिस एंड दिस आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर ओवर आर एंड इफ ओवर आर देन ओवर सी इज ऑल्सो, सो दिस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ उसने मे भी बोला था तो यहाँ से इसका सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सिंपल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो हमने डिस्कस कर लिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी फॉर्म पे बेस्ड है। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था उसी पे बेस्ड है, उसी रिजल्ट पे बेस्ड है कि 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म आइसोमॉर्फिज्म होगी अगर उनका ओवर आर अगर उनका रैंक और इंडेक्स या फिर रैंक और सिग्नेचर सेम है, और ओवर सी अगर उनका सिर्फ रैंक सेम है, ठीक है। तो अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल। चारों ऑप्शन में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो 3 वेरिएबल में कंसिडर करके हमें ट्रू ऑप्शन बताने कौन से होंगे। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर आर, ठीक है। अगर दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर ओवर आर बोल रहा है और वो बोल रहा है रैंक 3 है दोनों का, ठीक है, सिर्फ रैंक 3 है, रैंक की कुछ वैल्यू देने से हमारे पास वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो जाएगी। अगर वो ये बोलता कि रैंक 3 एंड इंडेक्स दोनों का इंडेक्स 2 है 1 है 3 है, कुछ भी होता, ठीक है, 1 2 3 दोनों तीनों पॉसिबल है, तो 0 भी पॉसिबल है, लेकिन उसने सिर्फ रैंक की वैल्यू दी है, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर आर से हमारे पास सिर्फ रैंक से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बोलता है एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर सी। ओवर सी में हमारे पास सिर्फ रैंक की कंडीशन होती है, अगर सिर्फ रैंक की कंडीशन होती है तो हमारे पास बाय द लास्ट रिजल्ट जो हमने लिखा था सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। थर्ड में बोलता है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म रैंक लेस देन इक्वल टू 3 अप टू द आइसोमॉर्फिज्म ओवर सी, ठीक है। अब देखो लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म बोल रहा है, और जो रैंक है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू 3 है। तो पॉसिबल रैंक हमारे पास क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रैंक हमारे पास हो सकते हैं 1 2 3, 0 भी हो सकता है लेकिन उसने नॉन जीरो बोला है, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 1 एग्जिस्ट करेगी, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 एग्जिस्ट करेगी, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, तो टोटल हमारे पास 3 आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। और यही उसने बोला है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 3 अप टू आइसोमॉर्फिज्म सी, ठीक है। सी के कोरस्पॉन्डिंग दे रखा तो हमें सिर्फ रैंक की वैल्यू पता होनी चाहिए, इंडेक्स की वैल्यू पता होने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो बाय दिस पॉसिबल रैंक वी हैव ओनली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉसिबल, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से ट्रू हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बोलता है देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 2। सिर्फ रैंक 2 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक फॉर्म एग्जिस्ट करनी जरूरी नहीं है। रैंक 2 के कोरस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 1 क्वाड्रेटिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी जिसकी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी अप टू ओवर आर एंड ओवर सी। तो ये तो हमारे पास डमी ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा बाय द लास्ट रिजल्ट। तो उसी पे बेस्ड सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड एंड थर्ड। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Let n greater than equal to 1 and alpha beta be the real number such that they are distinct, alpha is not equal to beta. Suppose an alpha beta is a matrix of order n cross n such that aij is equal to alpha and aij is equal to beta for i not equal to j। मतलब जो डायगोनल एंट्री है वो अल्फा होंगी और जो बाकी जो एंट्री जिसमें i नॉट इक्वल टू j होगा वो सारी बीटा होंगी, ठीक है। वेर i और j की वैल्यू 1 to n है। लेट dn बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। उसने उसके डिटर्मिनेंट पे जो कंडीशन दे रखी है, देखो dn। तो सबसे पहले हम इसका जो सोल्यूशन पार्ट करते हैं, सोल्यूशन पार्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं। उसने मैट्रिक्स दे रखी है an अल्फा बीटा इज इक्वल टू aij सच दैट आई जो मतलब aij है वो अल्फा होंगे, ठीक है। अगर i इक्वल टू j है मतलब डायगोनल एलिमेंट के लिए इफ़ i इक्वल टू j ऐसा बोल सकते हैं, और aij है वो बीटा होंगे इफ़ i इज नॉट इक्वल टू j, इस कंडीशन कोरस्पॉन्डिंग। तो जो मैट्रिक्स बनेगी
ए एन अल्फ़ा बीटा, वो मैट्रिक्स बनेगी ऐसे अल्फ़ा, ठीक है, बीटा बीटा एंड अप टू सो ऑन बीटा। यहाँ पे होगा बीटा, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड अप टू सो ऑन बीटा, फिर यहाँ पे बीटा बीटा अल्फ़ा एंड अप टू सोन बीटा, और लास्ट में हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स बन जाएगी अल्फ़ा, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा बीटा। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी कितने क्रॉस कितने की, n क्रॉस n की गिवन है, जो उसने n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स हमने बना ली। अब इसके डिटरमिनेंट पे बात करता है वो, तो हम दोनों तरफ इसका डिटरमिनेंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैट्रिक्स का साइन ना लगा के हम इसको क्या लिख देंगे, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब हमारा काम रहेगा इसको सोल्व करना। इसको सोल्व करने के हमारे पास, और इसके डिटरमिनेंट को उसने क्या बोला है, dn। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, dn की। तो dn की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लोअर क्लासेस में करते थे, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले R1 में R2 को, R3 को और अप टू सोन Rn को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अप्लाइंग द ऑपरेशन, ठीक है, अप्लाई R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2 एंड अप टू सोन प्लस Rn, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे। देन द वैल्यू ऑफ dn विल कन्वर्ट इनटू, देखो हमारे पास एक अल्फा है, n रोज है, तो हमारे पास जो इतने बिट्टा है, ये कितने बच गए हमारे पास, ये बच गए हमारे पास n-1 बिट्टा। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस n-1 इंटू बिट्टा, ठीक है। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे बिट्टा प्लस बिट्टा एक अल्फा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस n-1 इंटू बिट्टा। सिमिलरली लास्ट में हमारे पास अल्फा प्लस n-1 इंटू बिट्टा, ठीक है। बाकी सारी एंट्रीज ऐसे ही रहेंगी, बिट्टा अल्फा एंड अप टू सो ऑन बिट्टा, ठीक है। फिर यहाँ पे बिट्टा बिट्टा अल्फा एंड अप टू सो ऑन बिट्टा, और लास्ट में हमारे पास बिट्टा एंड अप टू सो ऑन अल्फा। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी, डिटरमिनेंट बन जाएगा। अब देखो जो फर्स्ट रो है उसमें से ये चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो मैं इसी में एडजस्ट कर रहा हूँ, तो dn की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ये फैक्टर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया 1, फिर अप टू सोन यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। तो मतलब जो R1 है उसमें सारे एलिमेंट क्या बच गए 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये C2 है, ठीक है। C2 जो है इसमें से हम C1 को घटा देंगे, C3 में से भी C1 को घटा देंगे, एंड अप टू सो ऑन जो लास्ट कॉलम है Cn, उसको भी उसमें से भी C1 को घटा देंगे, ठीक है। तो मतलब हम जो ऑपरेशन लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे, C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस C1, ठीक है, C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस C1 अप टू सो ऑन Cn अप्रोचेस टू Cn माइनस C1। ये ऑपरेशन लगा देंगे हम, दैट द वैल्यू ऑफ dn-1 इज अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो C1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बिट्टा बिट्टा एंड अप टू सोन बिट्टा, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ से, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 अल्फा माइनस बिट्टा। फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो ये 0, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे बिट्टा है, बिट्टा माइनस बिट्टा 0 एंड अप टू सोन 0, ये सारे टर्म 0। फिर आगे करेंगे ये बिट्टा एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे बिट्टा होगा, बिट्टा माइनस बिट्टा, यहाँ पे होगा अल्फा माइनस बिट्टा, और सारी टर्म 0 होगी बिकॉज यहाँ पे बिट्टा प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली ऐसे करते चले जाएंगे, तो यहाँ पे और इसके नीचे वाली डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्री बिट्टा हो जाएगी, ठीक है। और जो डायगोनल पे सारे अल्फा माइनस बिट्टा हो जाएंगे, और जो अल्फा माइनस बिट्टा डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। और हमें पता है कि अगर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो उनका डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट होगा। अब ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिसमें एक डायगोनल एंट्री 1 है, बाकी सारी अल्फा माइनस बिट्टा है। तो अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे देन द वैल्यू ऑफ dn बिकम dn इज इक्वल टू अल्फा प्लस n-1 इंटू बिट्टा, ठीक है। तो ये जाएगी हमारे पास 1 इंटू अल्फा माइनस बिट्टा इंटू अल्फा माइनस बिट्टा एंड अप टू सो ऑन, कितने टाइम्स n-1 टाइम्स हो जाएगा। और इस अब n-1 टाइम हो जाएगा तो ये जाएगा अल्फा प्लस n-1 इंटू बिट्टा, और ये हो जाएगा 1 इंटू दिस एंड दिस इन अल्फा माइनस बिट्टा रेज टू पावर n-1। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम n-1 टाइम करेंगे तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dn की। तो यहाँ से हम देखें तो जो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन देखो, dn इज इक्वल टू अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n-1, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेनी होगी हमें, ठीक है। तभी हमारे पास ये ऑप्शन ट्रू होगा। तो यहाँ से हमारे पास dn की वैल्यू ये आई है, इसका जो डिटरमिनेंट है वो ये आया है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन में उसने अल्फा माइनस बीटा बोला है, तो यहाँ पे n माइनस वन नहीं करा, तो यहाँ पे dn की वैल्यू गलत रखी उसने, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है उसने dn माइनस वन की वैल्यू को भी यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को, ठीक है। तो हम dn की वैल्यू को लिख लेते हैं, और तो सारा हमने कर दिया, ठीक है। हमने जो an अल्फा बीटा जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसका ऑपरेशन लगा के हमने क्या कर लिया, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया, और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये आई है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा dn इज इक्वल टू अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस वन, ठीक है। और अगर हम यहाँ से dn माइनस वन की वैल्यू करें, देखो dn माइनस वन यूज किया उसने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, तो यहाँ से मैं अगर dn माइनस वन लिखूँ तो रिप्लेसिंग n विद n माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस n है तो इससे एक कम है, तो इससे एक कम होगा तो होगा n माइनस टू इंटू बीटा, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस वन है, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस टू, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगी दोनों ऑप्शन के लिए, वो तो ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें, यहाँ से, तो dn की वैल्यू क्या है हमारे पास, dn की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा इंटू dn माइनस वन, ठीक है। तो अगर ये है तो इसकी जो है राइट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे किसकी, फर्स्ट ऑप्शन की, तो वो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा इंटू dn माइनस वन प्लस बीटा, तो यहाँ से इसको करेंगे अल्फा माइनस बीटा इंटू dn माइनस वन, इसकी वैल्यू ये रही अल्फा प्लस n माइनस टू इंटू बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस टू प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस n माइनस टू इंटू बीटा, ठीक है। इसकी पावर एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस वन हो गई, ठीक है। ऐड हो जाएगी n माइनस टू प्लस वन, तो ये जाएगा n माइनस वन प्लस बीटा, ठीक है। ये आ गया यहाँ से, तो लेकिन ये तो dn के इक्वल नहीं है, ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू dn, इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, मतलब ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में सेकंड ऑप्शन पे, ठीक है। अब हम सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, इसमें दोनों निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को मैनिपुलेट करते हैं, उसमें दिया हमें dn अपॉन अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस वन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ dn इज अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास अपॉन में अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस वन, इससे ये कैंसल आउट हो गया यहाँ से, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, देन दिस क्वांटिटी बिकम नॉन जीरो, तो ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा, ठीक है। ये तो आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कैलकुलेटिंग द राइट हैंड साइड, इट्स dn माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस टू प्लस बीटा, तो यहाँ से करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dn माइनस वन, इट्स अल्फा प्लस n माइनस टू इंटू बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस टू अपॉन अल्फा माइनस बीटा रेज टू पावर n माइनस टू, एंड दिस इज द होल क्वांटिटी बिकम प्लस बीटा, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस n माइनस टू इंटू बीटा प्लस बीटा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा प्लस n बीटा माइनस टू बीटा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा, टेकिंग बीटा थ्रू आउट कॉमन, तो n माइनस वन इंटू बीटा। अब ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब ये और ये क्वांटिटी इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर फोर्थ एंड सेकंड, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने CSIR नेट मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा
कि सेक्शन सी के जिसमें हमारे पास 4.75 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं वो सब हमने इसमें डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो हमें से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।